चलो इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जेईई 97 में आया था और ये क्वेश्चन तुमको करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन की को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार हमको दे रखा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर 5 एम मास और 8 आर रेडियस का कोई बड़ा सा होलो स्फीयर रखा है, जिसको अपने सिंपल शब्दों में गाड़ी बोल लेते हैं, ठीक है। और देखो इस होलो स्फीयर के अंदर, है ना, होलो स्फीयर के अंदर एम मास और आर रेडियस की कोई बॉल रखी है ना भाई? तो होलोस्फीयर के अंदर एम मास और आर रेडियस की कोई बॉल रखी है और हमको दे रखा है कि सारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब नीचे वाली सरफेस भी स्मूथ है और इन दोनों के बीच आपस में जो सरफेस है वो भी बिल्कुल स्मूथ है। और चलो है ना, इस पूरे सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, मतलब इनिशियली इस होलोस्फीयर या गाड़ी की भी वेलोसिटी 0 और इस बॉल की भी वेलोसिटी 0 है ना। तो चलो पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि मतलब रेस्ट से रिलीज करेंगे तो जो बॉल है वो तो स्मूथली फिसलती हुई पीछे जाएगी और हमको अच्छे पता है कि बॉल पीछे जाएगी तो एज ए रिएक्शन ये गाड़ी आगे की ओर जाएगी। बस हमको पूछा है कि जो बॉल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, मतलब अपोजिट एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी, तब तक इस गाड़ी या इस होलोस्फीयर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करना और इसको ट्राई करो। हाँ बच्चों, मेरे ख्याल से जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ये तो हमको पूछा है कि बॉल और सिस्टम को यहाँ से रिलीज़ किया है। तो जब बॉल अपोज़िट एक्सट्रीम तक पहुँचेगी तब तक इस होलोस्फीयर या गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। ठीक है? तो देखो सबसे पहले इसका कांसेप्ट देखते हैं, है ना? तुम बिल्कुल फीलिंग से सोच के बताओ कि बताओ इस बॉल प्लस गाड़ी को अगर एक सिस्टम मान लें, है ना? बॉल प्लस गाड़ी को अगर एक सिस्टम मान ले तो बताओ इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड सेंटर मास एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या नहीं? नहीं होगा। है ना? तो वैसे तो स्मार्ट पर्सन तो शक्ल देखते ही पता चल गया होगा, लेकिन एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है? पहले इसका कांसेप्ट देखते हैं। ये तो वही आसानी के लिए हम, है ना? आसानी के लिए हम बॉल प्लस गाड़ी सॉरी आसानी के लिए हम बॉल प्लस गाड़ी सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। तो चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना? फीलिंग से बताओ कि बॉल प्लस गाड़ी अगर इसको एक सिस्टम के टाइप से मान लें, तो बताओ जो भी फोर्स लगेगा इनके बीच आपस में लगेगा, बाकी बताओ पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है। इससे इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। बताओ कम से कम एक्स डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, वाई डायरेक्शन में 0 नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। इस बॉल का एमजी, इस होलो स्फीयर का एमजी जमीन के कारण धक्का ऐसे इस पूरे सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, लेकिन पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये तो साफ-साफ देख सकते हैं कि बॉल प्लस गाड़ी को एक अगर एक सिस्टम मान ले तो जो भी फोर्स लगेगा वो बॉल और गाड़ी के बीच आपस में लगेगा। बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब इस पूरे सिस्टम पर कम से कम एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और साथ में इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है, मतलब इनिशियली, है ना, इनिशियली बॉल और गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस बॉल और गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू सेंटर मास भी 0, है ना? तो तुमको देखते ही पता चलना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। तो तुम खुद बताओ कि ए सेंटर ऑफ मास 0, यू सेंटर ऑफ मास 0, तो एस सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। कम से कम एक्स डायरेक्शन में तो एस सेंटर ऑफ मास 0 होगा, मतलब कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं होगा। है तो ध्यान रखना, ये बॉल मूव कर जाएगी, ये गाड़ी मूव कर जाएगी, लेकिन इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा। बस अब हमको पूछा है ना? अब हमको पूछा है कि जब ये होलो स्फीयर अपोजिट एक्सट्रीम, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको चमक इतना तो पता है कि बॉल पीछे की ओर जाएगी तो एज ए रिएक्शन गाड़ी आगे जाएगी ना। बस जब तक बॉल अपोजिट एक्सट्रीम तक पहुंचेगी तब तक गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। ये तो मैंने बिल्कुल चमका कर बताया था कि कभी भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव करें तो पहले किसका डिस्प्लेसमेंट मानते हैं? गाड़ी का। तो चलो
गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं, ठीक है। अब चलो तुम आराम से बताओ कि बताओ गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट x है, तो उसके अंदर बैठी हुई बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट x तो होगा ही, है ना? बोल सकते हैं कि गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट x है, तो उसके अंदर बैठी हुई बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट x तो होगा ही। लेकिन साथ में गाड़ी के रिस्पेक्ट में ये गाड़ी के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर भी जा रही है, तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये भी होगा, है ना? और ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो ध्यान रखना कि इस बार कोई छोटा-सा पार्टिकल नहीं है, थोड़े बड़े साइज़ की बॉल है, तो बताओ, इस बार कोई छोटा-सा पार्टिकल नहीं है, बड़े साइज़ की बॉल है, तो ध्यान रखना कि कभी वैसे बड़े साइज़ का ऑब्जेक्ट हो, तो फिर डिस्प्लेसमेंट हम अ, सिमिलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मतलब या तो तुम लेफ्ट टू लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो, राइट टू राइट, या सबसे बेस्ट रहेगा सेंटर टू सेंटर, है ना? तो तुम बताओ कि शुरू में इसका सेंटर यहाँ था और बाद में इसका सेंटर इधर है। तो तुम देखते ही बताओ कि जो होलो स्फीयर है उसकी रेडियस 8 आर है, तो बताओ इसकी रेडियस 8 आर है तो इसका डायमीटर कितना होगा? 16 आर, पता है ना? कि इसकी रेडियस 8 आर है तो इसका डायमीटर 16 आर, 16 आर में से ये आर भी चला गया और ये आर भी चला गया, तो सेंटर टू सेंटर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 16 आर माइनस 2 आर मतलब 14 आर। ये तुम अच्छे जानते हो, बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट x है तो अंदर बैठी हुई बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट x तो होगा ही, लेकिन गाड़ी के रिस्पेक्ट में 14 आर पीछे की ओर जा रही है तो ये भी होगा। तो बॉल के एक्चुअली दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, गाड़ी के अंदर बैठी है इससे x और गाड़ी के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रही है इससे 14 आर। बस इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्लस x माइनस 14 आर है। तो बस आराम से बताओ कि पहले का x डिस्प्लेसमेंट आ गया, दूसरे का x डिस्प्लेसमेंट आ गया और कंबाइंड सेंटर मास का x डिस्प्लेसमेंट आ गया। बस अब तो भगवान का नाम लेकर के फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब एस एक्स सेंटर मास इक्वल टू m1 sx1 प्लस m2 sx2 अपन m1 प्लस m2 ये लगा सकते हैं। चलो गलती से बचने के लिए किसी भी एक डायरेक्शन, जैसे इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं। चलो वैल्यू रखते हैं। पहले एस एक्स सेंटर मास तो हमको पता है कि इनका कंबाइंड सेंटर मास एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ही नहीं। इसे सेंटर मास का एक्स डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, इक्वल टू m1, तो इसको m1 मान लेते हैं, है ना? इसको m1 मान लेते हैं तो m1 5m इंटू sx1 इसका x डिस्प्लेसमेंट, तो होता इसका x डिस्प्लेसमेंट x आगे की ओर है इसलिए प्लस x प्लस m2, तो इस बॉल को m2 बोल लेते हैं, इसका मास m इंटू sx2 इसका रिजल्टेंट x डिस्प्लेसमेंट। तो इसके एक्चुअली दो x डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ रिजल्टेंट x डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x तो आगे की ओर है इससे प्लस x और 14r पीछे की ओर है इससे माइनस 14r। अपन m1 प्लस m2, तो m1 की जगह 5m प्लस m2 की जगह m, इसको सॉल्व कर लेना। इतना तो कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आंसर अपने पास 7r/3, है ना? सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 7r/3, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब तक ये बॉल अपोजिट एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी उतने टाइम में गाड़ी कितना डिस्प्लेस हो जाएगी? 7r/3 जितना आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगी। हाँ बच्चों, इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं, तो ये तो हम देख चुके हैं कि बताओ बॉल स्मूथली फिसल करके पीछे आएगी, तो एज़ ए रिएक्शन है गाड़ी आगे की ओर जाएगी ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं यार कि बताओ, जब बॉल अपोज़िट एक्सट्रीम पर पहुँचेगी तो एक इंस्टेंट के लिए वापस इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना? तो देखो इसको हम एनर्जी कंज़र्वेशन से समझ सकते हैं। तो तुम खुद बताओ, एक तो पूरे सिस्टम को छोड़ दिया था, मतलब पूरा सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है, और बताओ सारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो शक्ल देखते ही बोल सकते हैं कि सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंज़र्व रहेगी। बस तुम आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि बताओ जब बॉल अपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंचेगी तो उसकी हाइट वापस पहले के बराबर हो जाएगी ना? बोल सकते हैं कि जब बॉल अपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंचेगी तो इसकी हाइट वापस इनिशियल के बराबर हो जाएगी। मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि शुरू और लास्ट वाली पोजीशन पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। कह सकते हैं ना कि शुरू और लास्ट वाली पोजीशन में
सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब बॉल अपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंचेगी तब भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब एक इंस्टेंट के लिए बॉल की भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और गाड़ी की भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद फिर बॉल पलट कर पीछे जाएगी फिर आगे जाएगी। तो कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार ये होलो स्फीयर में तो गाड़ी भी ऑस्किलेट करेगी और बॉल भी ऑस्किलेट करेगी। खुद बताओ ये गाड़ी है ना? पता है गाड़ी पहले पीछे जा रही थी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, आगे जाएगी, ऐसे गाड़ी भी ऑस्किलेट करेगी और बॉल भी पीछे आएगी, आगे जाएगी, तो वैसे गाड़ी के रिस्पेक्ट में बॉल भी ऑस्किलेट करेगी, ठीक है? बस अब हमको कई बार डराने के लिए पूछता है कि इस मोशन में ये जो होलो स्फीयर है, गाड़ी है, वो भी आगे-पीछे ऑस्किलेट करेगी, तो इसके ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा? ये हमको कई बार पूछा जाता है। ये तो देखो वैसे तो ये सारी चीज़ें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे लेकिन अभी भी हम अपने टूटे-फूटे नॉलेज से इसको कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, तो हमको पता है कि एक्सट्रीम पोज़ीशन पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो तुम खुद बताओ कि कोई भी पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा हो, है ना? कोई पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा हो तो बताओ इसकी एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो, तो बताओ इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक डिस्प्लेसमेंट उसका आधा होगा मतलब 5 मीटर। तो इसका एम्पलीट्यूड भी 5 मीटर होगा। ठीक है? तो 9-10 के छूट 9-10 के नॉलेज से ही बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा हो तो बताओ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट अगर 10 मीटर हो तो एम्पलीट्यूड मतलब इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली उसका आधा होगा मतलब 5 मीटर। बस यही कांसेप्ट हम इस होलो स्फीयर है गाड़ी के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है? चलो तुम सोच के बताओ, थोड़ी देर के लिए होलो स्फीयर पे कंसंट्रेट करना, ठीक है? तुम सोच के बताओ कि जो इनिशियल पोजीशन थी, है ना? जो इनिशियल पोजीशन थी, उस इनिशियल पोजीशन पर भी गाड़ी और बॉल की वेलोसिटी 0 थी और जब बॉल अपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगी, तब भी एक इंस्टेंट के लिए बॉल और गाड़ी की वेलोसिटी वापस 0 हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन से देख चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली भी बॉल और गाड़ी की वेलोसिटी 0 थी और जब बॉल अपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंची तब भी बॉल और गाड़ी की वेलोसिटी 0 है ना? और अपोजिट एक्सट्रीम तक गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 7r/3 है। तो यहाँ भी गाड़ी की वेलोसिटी 0 और जहाँ वेलोसिटी 0 होती है उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। यहाँ भी गाड़ी की वेलोसिटी 0 में तो ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो तुम बताओ कि इस गाड़ी का एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट 7r/3 है। तो इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली उसका आधा होगा मतलब 7r/6 होगा। ये हम बोल सकते हैं। ठीक है? तो सेकंड पार्ट में हमको ये पूछा था कि अ, ये जो गाड़ी है होलो स्फीयर ऑस्किलेट करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? 7r/3 का आधा मतलब 7r/6। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिख दी है। तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना। मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये तो हमको दे रखा है कि 3m मास का कोई गोला है, कोई शेल है और चलो ग्राउंड से शेल को u वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऐसा टेढ़ा फेंक रहे हैं। तो हमको दे रखा है कि शुरू में तो ये गोला फ्रीली प्रोजेक्टाइल मोशन करता है लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर इंटरनल केमिकल फोर्सेस के कारण ये ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होकर के m और 2m मास के 2 टुकड़ों में टूटता है। तो हमको दे रखा है कि उसमें से m मास का ये जो टुकड़ा है ना? m मास का जो छोटा टुकड़ा है वो तो बिल्कुल वर्टिकली गिर रहा है। तो हमको देखना है कि 2m मास का जो दूसरा टुकड़ा है, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर गिरेगा वो देखना है। तो देखो सबसे पहले इसका कांसेप्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले इसका कांसेप्ट देखते हैं तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि ये गोला ब्लास्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सलामत ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो तुम खुद बताओ तुम खुद बताओ कि अगर गोला ब्लास्ट नहीं हो, है ना? अगर गोला ब्लास्ट नहीं होता तब तो बताओ गोला बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन करता और यहाँ गिरता ना। तुम खुद बताओ कि अगर गोला ब्लास्ट नहीं होता तो ये गोला प्रोजेक्टाइल मोशन करता, तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता और गोला यहाँ गिरता तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ गिरता मतलब कितना दूर गिरता?
रेंज के बराबर दूर गिरता है जिसकी वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g होती है ना? तो हम समझ सकते हैं। बता गोला अगर ब्लास्ट नहीं होता तब तो ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन करता और रेंज जितना दूर गिरता। तो बता इसका गोले का जो मिडिल पॉइंट है सेंटर ऑफ मास है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता और वो भी रेंज के बराबर डिस्टेंस पर गिरता, है ना? लेकिन है ना? लेकिन हमको दे रखा है कि इस बार गोला हाईएस्ट पॉइंट तक तो बिल्कुल सलामत मूव करता है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर इंटरनल केमिकल फोर्सेस के कारण ब्लास्ट होता है। m और 2m मास के दो टुकड़ों में टूट जाता है। पहला टुकड़ा वर्टिकली गिर रहा है मतलब यहाँ गिर रहा है, तो दूसरा टुकड़ा कितना दूर गिरेगा वो देखना है ना? तो जो देखो इसमें कंसेप्ट देख सकते हैं। तो देखो तुम खुद बताओ, है ना? तुम खुद बताओ कि जो गोला ब्लास्ट हो रहा है अपने इंटरनल केमिकल फोर्सेस के कारण ब्लास्ट हो रहा है, बाकी इस पर कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। ये मेन चीज ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना ये जो शेल है ना, ये जो गोला ब्लास्ट हो रहा है अपने इंटरनल केमिकल फोर्सेस के कारण ब्लास्ट हो रहा है बाकी इस पर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो बता कोई भी एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का पाथ भी कोई एडिशनल चेंज नहीं होगा। मतलब पहले सेंटर ऑफ मास से सब प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करा था, तो अब भी सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल पाथ में ही मूव करेगा। और पहले सेंटर ऑफ मास रेंज के बराबर दूर गिरा था, तो अब भी सेंटर ऑफ मास रेंज के बराबर वहीं गिरेगा। भले इसके टुकड़े कहीं भी बिखर जाएं, सेंटर ऑफ मास का पाथ एडिशनल चेंज नहीं होगा। है तो ध्यान रखना है, इसमें मेन कंसेप्ट ये है कि शेल जो ब्लास्ट हो रहा है अपने इंटरनल केमिकल फोर्सेस के कारण ब्लास्ट हो रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इससे इसका पाथ एडिशनल चेंज नहीं होगा। तो पहले सेंट्रोमास का पाथ प्रोजेक्टाइल था, तो अब भी प्रोजेक्टाइल ही होगा और पहले सेंट्रोमास रेंज के बराबर दूर गिरता था, तो अभी भी बिंदास सेंट्रोमास रेंज के बराबर ही गिरेगा। मतलब पार्टिकल भले ही कहीं भी बिखर जाए, सेंट्रोमास वहीं गिरेगा है ना? तो सेंटर मास रेंज के बराबर डिस्टेंस पर ही गिरेगा। तो बस हमको दे रखा है कि उसमें एम मास का जो एक टुकड़ा है वो बिल्कुल वर्टिकली नीचे गिर रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर गिर रहा है, रेंज बाय 2। तो 2m मास का जो दूसरा टुकड़ा है वो कितना हॉरिजॉन्टल है ना, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर गिरेगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ इस बार सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर होगा। उसमें से पहले टुकड़े का डिस्प्लेसमेंट रेंज बाय 2 है, तो दूसरे टुकड़े का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो बस आंखें बंद करके अपने सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब एस सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1s1 प्लस m2s2 अपन m1 प्लस m2। बस वैल्यू रख देते हैं। पहले एस सेंटर ऑफ मास तुमको पता है कि भले टुकड़े कहीं भी बिखर जाए, सेंटर ऑफ मास है ना, भले टुकड़े कहीं भी बिखर जाएं, सेंट्रोमास तो पहले की तरफ प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा और सेंट्रोमास तो रेंज जितना दूर गिरेगा, तो सेंट्रोमास का तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रेंज के बराबर, ठीक है, इक्वल टू m1। इसको m1 बोल देते हैं, इसका मास m इंटू s1। तो बता ये जो टुकड़ा है वो कितना दूर गिर रहा है, r/2 प्लस m2 2m इंटू s2। ये दूसरा टुकड़ा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर गिरेगा वो निकालना है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। अपन m1 m प्लस m2 2m इसको सॉल्व कर लोगे ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास S2 इक्वल टू आ जाएगा 5r/4। तो हम बोल सकते हैं कि पहला टुकड़ा वर्टिकली गिरेगा, तो जो दूसरा टुकड़ा है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर गिरेगा 5r/4 इतना दूर गिरेगा। ये कर सकते हैं। तो देखो ये सारी चीजें जो कंसेप्ट है उसको ही मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है और इस बार मैंने एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स इस कंसेप्ट का यूज क्यों किया वो देखना। कई बेवकूफ लोग बोलते हैं कि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स 3 mg तो लगेगा। सही है लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स 3 mg तो पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है ना? ग्रेविटेशन फोर्स 3 mg तो पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है। तो बस इस पर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो पहले भी था, अब भी कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इससे सेंटर ऑफ मास का पाथ एक्स्ट्रा चेंज नहीं होगा। पहले सेंटर ऑफ मास का पाथ प्रोजेक्टाइल था, तो अब भी बिंदास प्रोजेक्टाइल ही होगा। लेकिन तुम बताओ, कैसे शेल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया और अब मान लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर किसी पर्सन ने बाहर से इस पर हथौड़ा मारा। अब सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज हो जाएगा या नहीं? अब हो जाएगा, क्योंकि अब हथौड़ा मार रहे हैं, तो हथौड़े के कारण इस पर एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो अब सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज हो जाएगा। लेकिन
इस केस में चेंज नहीं हो रहा था।